सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। पेरोल क्या होता है ये पता सबको? पेरोल क्या होता है ये पता? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में उसके जितने भी एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई का अटेंडेंस शीट मेंटेन करने से लेकर के उनको जितने भी तरह का हम लोग अलाउंस देते हैं और सारे अलाउंस को मिला करके जो फाइनल उनका सैलरी बनता है, उन सब का रख रखाव, एंट्री, मेंटेनेंस, इन सब को कलेक्टिवली मिला करके ही क्या कहलाता है? पेरोल मैनेजमेंट कहलाता है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके सारे एम्प्लॉई का अटेंडेंस शीट मेंटेन करने से लेकर के उसके सैलरी मेंटेन करने तक, पे स्लिप मेंटेन करने तक का जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उन्हीं सारे प्रोसेस को पेरोल मैनेजमेंट कहते हैं। और पेरोल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सोच के देखो कि अगर कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में एम्प्लॉई होंगे, और अगर कंपनी में एम्प्लॉई होंगे तो ऑब्वियसली उनका टीडीएस भी कटेगा, उनका पे स्लिप बनेगा, उनका अटेंडेंस शीट बनेगा। ये तय होगा कि महीने में कितने घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, कितने दिन उन्होंने कैजुअल लीव लिया, कितने दिन उन्होंने फॉर्मल लीव लिया, उनका टोटल वर्किंग डेज कितना रहा, कितना उनको अलाउंस दिया गया, कितना उन्होंने क्या बोल सकते हो, रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम किया। तो ये सारा एंट्री कहीं ना कहीं तो किया जाएगा, और ये सारा एंट्री जहाँ किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? पेरोल मैनेजमेंट। तो पेरोल मैनेजमेंट इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट वाइटल और इम्पॉर्टेंट एंट्रीज इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज में से एक माना जाता है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी रन कर रहा है जब वहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे। अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा? क्या? तो चलो, ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें थी जिसको हमने देखा। अगर चाहो तो थोड़ा सा हम लोग इसमें डेफिनेशन पार्ट के ऊपर अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज पे रोल इन टैली? चलो, या अकाउंटिंग, कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट को देखा जाए, पे स्लिप जो बनाने का प्रोसेस होगा वो क्या होगा? हमारा पेरोल मैनेजमेंट होगा। पर्टिकुलर इस पे कोई ऐसा वो नहीं दिया गया, डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो खैर, इस डेफिनेशन के लिए हम लोग वेट भी नहीं करेंगे। याद यही रखना है कि पेरोल क्या है। तो एक एम्प्लॉई का एक कंपनी में पे स्लिप तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, यही कहलाता है पेरोल। और पेरोल को तैयार करने का, मैनेज करने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा पेरोल मैनेजमेंट। अब जैसे एक चीज़ देखो, यहाँ हम लोग पहले चलो कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी का नाम क्या था? अपना सुपरमार्केट। अभी अगर मुझे अकाउंट मैनेज करना होगा तो हम अकाउंट मास्टर में जाएंगे। इन्वेंट्री मैनेज करना होगा तो हम इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। लेकिन अभी कोई पेरोल के लिए कोई मास्टर दे रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि पेरोल का फीचर अभी इस टैली में इनेबल नहीं किया गया। अगर पेरोल का फीचर इसमें इनेबल कर दिया जाए तो अकाउंट इन्फो के नीचे इन्वेंट्री इन्फो, और इन्वेंट्री इन्फो के नीचे क्या ऑप्शन आने लगेगा? पेरोल का भी ऑप्शन आने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए अपनी कंपनी में पेरोल फीचर को इनेबल करना सीखते हैं, और इसके लिए वही F11 प्रेस करेंगे। फिर कहाँ जाना होगा? अकाउंटिंग फीचर्स में, और इसमें कहाँ जाएंगे हम लोग? पेरोल, मेंटेन पेरोल, और इसे क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। अब पेरोल से रिलेटेड दो फीचर इनेबल करना चाहिए अगर एडवांस पार्ट तक जाना है तो। अगर एडवांस पार्ट तक नहीं जाना है तो एक ही फीचर इनेबल कीजिए। अगर एडवांस पार्ट तक जाना हो तो ये एक ऑप्शन और दिख रहा होगा आपको, देखो तो पढ़ो, बताओ हमें। मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी।
ऐसा कुछ है लिखा हुआ। तो अगर मुझे एक से अधिक कॉस्ट कैटेगरी के बारे में तो ये पढ़े ही नहीं है, तो मेंटेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए इसको अभी क्या रखेंगे हम, नो ही रहने देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे सही। अब पेरोल वाले फीचर्स को इनेबल करने के बाद कुछ फ़र्क नज़र आया होगा तो बताना है। अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बीच में मुझे क्या दिखने लगा, पेरोल इन्फो दिखने लगा। अब जैसे अकाउंट इन्फो पे जाते हैं तो अकाउंट इन्फो में आपको क्या मिलता है, लेज़र, ग्रुप, बजट, करेंसीज, वाउचर, इन सब का कलेक्शन है। उसी तरीके से जब आप इन्वेंट्री पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन, इन सब का कलेक्शन है। लेकिन जब आप पेरोल पे जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज़, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड्स, सैलरी डिटेल्स, इन सब का कलेक्शन है। तो जिस तरीके से आप अकाउंट मास्टर के लिए अकाउंट इन्फो पे जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर के लिए इन्वेंट्री इन्फो पे जाते हैं, उसी तरीके से पेरोल मास्टर बनाने के लिए हम किस पे जाएंगे, पेरोल इन्फो पे जाएंगे। अरे यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये सबको क्लियर है ना भी, ताकि अपना सुपरमार्केट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सारे एम्प्लॉय का हम क्या बना सकें, पे स्लिप बना सकें, उनका अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकें, जो महीने में कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, कितने दिन उन्होंने लीव लिया, ये सारा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, इन सारे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, पेरोल का। लेकिन याद करो कि जब हम लोग नॉर्मल वाउचर रिकॉर्ड करते थे तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते थे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेज़र बनाते थे ना। तो अगर मुझे पेरोल की कोई एंट्री करनी होगी तो इसके लिए मुझे पहले क्या बनाना होगा, कुछ हेड्स तैयार करने पड़ेंगे और उसमें एम्प्लॉय ग्रुप होगा, एम्प्लॉय होगा, यूनिट होगा, अटेंडेंस, प्रोडक्शन होगा, सैलरी डिटेल्स होगा, ये सारा कुछ। अब इसको हम किस ऑर्डर में बनाते हैं ज़रा ये देखें। तो सबसे पहले मुझे कहाँ चलना चाहिए, इसमें यूनिट में चलना चाहिए। यूनिट कहने का मतलब क्या, वही जैसे कि मेज़रमेंट यूनिट से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को नापते, तौलते थे, मेज़र करते थे। तो ये यूनिट किसके लिए है, वर्क के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, वर्क यूनिट, यही है ना, यूनिट और ब्रैकेट के अंदर क्या है, वर्क। तो काम अगर कोई एम्प्लॉय करेगा तो उसको काम करने को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जा सकता है वो क्या हो सकता है, गेस करो तो, घंटे, हाँ क्या, हाँ टाइम। तो टाइम को क्या बोलेंगे, घंटे में मेज़र करेंगे, दिन में करेंगे, नहीं कर सकते ना, घंटे में, दिन में, और क्या हो सकता है, वीक में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, ईयर में भी कर सकते हैं। लेकिन अब साल के हिसाब से सैलरी नहीं दीजिएगा किसी को। मैक्सिमम जो रखिएगा, जो सबसे बड़ा यूनिट रखिए वो मंथ रखिए, क्योंकि किसी को मंथली ही ना सैलरी दीजिएगा, या डेली दे सकते हैं, या घंटे के हिसाब से दे सकते हैं। किसी को साल के हिसाब से तो नहीं सैलरी दीजिएगा। तो यूनिट के ऊपर, अच्छा यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट में भी दो तरह का यूनिट पढ़े थे ना, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन है, सिंपल यूनिट भी बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आवर्स के लिए एक यूनिट हमने बनाया और एक डे का यूनिट बनाया, तो हमारी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हर दिन में कितने घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स कितना होता है, अगर ये बताना चाहेंगे तो हमें क्या बनाना होगा, तो कंपाउंड यूनिट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, कंपाउंड यूनिट भी बनाना होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है, यूनिट पे आए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सबसे ऊपर तो एम्प्लॉय ग्रुप था, इसको छोड़ के हम पहले कहाँ आ रहे हैं। तो पहले यूनिट तैयार करेंगे, फिर हम ये तैयार करेंगे, फिर हम पे हेड्स बनाएंगे, है ना, तब जा करके हम एम्प्लॉय बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, फिर एम्प्लॉय बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, यूनिट से। अब देखना है कि यूनिट है या नहीं पहले से बना हुआ। हाँ, जो यूनिट आपने वहाँ बनाया था वो यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट इस यूनिट की आवश्यकता है मुझे क्या, नहीं, मुझे कुछ और यूनिट बनाना है। ओके, तो क्या किया जाए, क्रिएट ना, क्या लिया जाए, आवर ले लें, चलेगा,
आवर्स, यही ले लेना। चलो एक आवर्स हो गया। दूसरा क्या ले सकते हैं यार, डे का मतलब डजन तो नहीं समझ लेगा, डजन था बना हुआ पहले से। हाँ अब मंथ भी ले ले। एम तो नहीं होगा आई थिंक, पहले से लिया हुआ। चलो काफ़ी है, आवर्स, डे और मंथ। अब कंपाउंड बना देते हैं। हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कंपनीज में डेज में कितने घंटे होंगे, 8 आवर्स होंगे। कितने, 8 आवर्स इन अ डे। ये हो गया। उसी तरीके से सेकंड जो कंपाउंड यूनिट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मंथ का। तो मंथ में कितने वर्किंग डेज हो सकते हैं, तो कम से कम 30 ना, 30 होगा। चलो ठीक है 30। अब वापस से अगर देखना हो तो आप आकर देख सकते हो। तो पहला काम क्या किया हमने, वर्किंग यूनिट बना दिया। अब क्या बनाना है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सैलरी बनना है किसी का, तो सैलरी किस ग्राउंड पे बनेगा, एब्सेंट होगा तब बनेगा या प्रेजेंट होगा तब बनेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा उसका कब बनेगा सैलरी, जब ओवर टाइम करेगा तो। अच्छा, पैसा कटेगा कब, जब वो लीव पे रहेगा तो ये सारा जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, लीव, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, इन्हीं सबको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन टाइम या अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइम। देखा जाए, बनाया जाए, अभी है बना हुआ क्या, नहीं बना हुआ। क्रिएट करते हैं, क्या नाम डालें, पहले एब्सेंट डाल देते हैं। अब एब्सेंट को प्राइमरी में डालेंगे। अब ये 4 बातें पूछ रहे हैं, अब सोचो और दिमाग लगा के बताओ। तब तक हम पानी पीते। किस में जाएगा ये, अगर एब्सेंट करता है तो क्या होना चाहिए, अटेंडेंस लीव विथ पे। मतलब एब्सेंट करेगा उसका भी अटेंडेंस बनेगा क्या, और सैलरी भी बनेगा क्या, नहीं ना। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें, लीव विदाउट पे। मतलब छुट्टी तो आपको मिल रहा है लेकिन सैलरी एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा, इसमें लीव विदाउट पे और पीरियड क्या होगा, एब्सेंट, लीव विदाउट पे, डेज के हिसाब से उठा लेगा ही, दिन के हिसाब से। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बनाते हैं, एब्सेंट के बाद ओवर टाइम। ओवर टाइम का बना दें, आप बना देते हैं। ओवर टाइम भी प्राइमरी में ही जाएगा। और इसको किस में रखेंगे, ओवर टाइम तो अभी ना कोई करता है जब प्रोडक्शन हो रहा हो। ओवर टाइम तो वही होता है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा हो, तो प्रोडक्शन पे जाएंगे। अब ये पूछेगा ओवर टाइम कैसे, यूनिट क्या होगा उसका, घंटे के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से। ओवर टाइम तो क्या होगा, दिन के हिसाब से थोड़ी ओवर टाइम होता है, घंटे के हिसाब से हो सकता है, मिनट के हिसाब से हो सकता है। हाँ, हमने मिनट का कोई पैरामीटर ही नहीं रखा, तो इसमें एम्प्लॉय का घटा है। अगर मिनट भी रहता तो भी सही था, लेकिन डायरेक्ट क्या लिया गया है, आवर्स। चाहे तो 1 मिनट का भी ले सकते हैं। एनीवेज, ओवर टाइम के लिए भी हो गया। अब इसके बाद एक क्या लेते हैं हम लोग, लीव का। एब्सेंट और लीव में अंतर है ना। लीव, अब लीव को किस में रखेंगे, प्राइमरी में रखते हैं। अब इसको किस में रखेंगे, इसको हम लोग रखते हैं लीव विथ पे। लीव विथ पे,
हाँ तो लीव विदाउट पे यही ना लिखे हैं, पहला वाला एब्सेंट वाला में वही ना लिए थे, कंफ्यूज नहीं करना है। ये हो गया। तो अभी तक हमने प्रोडक्शन कितना बना दिया, डिस्प्ले करके देख लो, एक एब्सेंट बनाया, एक लीव बनाया और एक ओवरटाइम बनाया, है ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो अभी तक दो काम किया, यूनिट बनाया और प्रोडक्शन टाइप बनाया। अब हमें पे हेड्स बनाना। अच्छा, पे हेड क्या होता है मालूम? नहीं, जब किसी को सैलरी दी जाती है तो सैलरी में बहुत कुछ ऐड होता है। अब बहुत कुछ ऐड होता है का क्या मतलब? क्या सही सुना होगा कि बेसिक सैलरी, अच्छा एक्सेस के क्लास में थे मेरे कि नहीं थे आपके? तो हाँ, तो बताया ही थे हम सैलरी के बारे में। तो बेसिक सैलरी, उसके बाद उस पर क्या बनेगा, अलग अलग तरह के अलाउंस बनेगा, चाहे टीए हो, चाहे डीए हो, चाहे एचआरए हो, चाहे मेडिकल अलाउंस हो। अब इस पर कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे टीडीएस हो, कुछ और इसमें एडिशनली मिलता है, जैसे कोई रिम्बर्समेंट वगैरह हो, है ना। तो इन सबको मिलाकर के फाइनल क्या बनेगा, एक नेट सैलरी बनेगा। तो ये जो बेसिक सैलरी है, टीए है, डीए है, एचआरए है, इन इसको क्या कहेंगे, पे हेड। मतलब एम्प्लॉई को जिन जिन कॉन्टेक्स्ट में पैसे दिए जाते हैं या सैलरी, उस एक एम्प्लॉई के नेट सैलरी को बिल्ड करने के लिए, एक नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी तरह के एम्प्लॉई को अलाउंस दिया जाता है, उन्हीं सभी को पे हेड्स कहते हैं। किसी एम्प्लॉई का मान लो कि सैलरी है 50,000, तो 50,000 में उसको कितना बेसिक पे दिया जा रहा है, कितना उस पर टीए दिया जा रहा है, कितना डीए, मतलब जितने भी अलग अलग तरह के अलाउंस दिए जा रहे हैं, उन सारे अलाउंस को मिला करके ओवरऑल जो नेट सैलरी दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो जितने भी कॉन्टेक्स्ट में उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उन सारे कॉन्टेक्स्ट को ही क्या बोलेंगे, पे हेड्स। जैसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ बीएस, टीए, डीए, एचआरए, ये सब क्या है, क्या बोलेंगे, पे हेड्स है। अभी क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, पे हेड्स के रिगार्डिंग। तो इन सबको क्या बोलेंगे, ये सब के सब पे हेड्स है। तो पे हेड्स बना लिया जाए, क्रिएट। फर्स्ट पे हेड क्या रखा जाए, बोलिए। बेसिक सैलरी तो होगा ही, तो बेसिक पे ऐसा रख लें। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब ये एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, अर्निंग होगा कि क्या होगा, पे हेड टाइप्स। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के टोटल सैलरी में ऐड होगा कि माइनस होगा, बस ये बताना है। ऐड होगा तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होगा। अब ये इनकम क्या ऐसा है कि बेसिक पे आज है 100 रुपया तो कल 200 हो जाएगा, ये फिक्स ही रहेगा ना। तो क्या लेना चाहिए, फिक्स लेना चाहिए। और कंपनी के लिए क्या होगा, अकाउंट हम एम्प्लॉय का नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी का मेंटेन कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, क्या होगा, एक्सपेंस तो होगा, इतना तो क्लियर है। अब क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब नेट सैलरी को ये प्रभावित करेगा, हाँ बिल्कुल, नेट सैलरी इसको तो जोड़ के ही बनेगा, तो यस रखेंगे इसको। अब ये पूछ रहा है कि जो पे स्लिप होगा, जो एम्प्लॉय का पे स्लिप होगा, उस पर क्या नाम आना चाहिए, बेसिक पे ही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? नहीं, बेसिक पे ही होना चाहिए। अब ये कह रहा है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, तो नहीं, ग्रेजुएटी पे कोई कैलकुलेशन, अभी हम लोग ग्रेजुएटी के बारे में जानते भी नहीं है, दैट्स वाई इसको भी स्किप करके चलेंगे। फिर ये कह रहा है कैलकुलेशन टाइप, मतलब ये जो बेसिक पे होगा वो क्या होगा, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब क्या है, एम्प्लॉय खुद से डालेगा कि इतना रुपया बेसिक पे होगा हमारा, नहीं ना। ठीक है, अपने आप कैलकुलेट होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, फ्लैट रेट होगा या ऑन अटेंडेंस होगा, ऑन अटेंडेंस होगा। तो ऑन अटेंडेंस कहने का मतलब बेसिक पे वैरी कर जाएगा हमेशा,
अगर अटेंडेंस ज़्यादा होगा तो बेसिक पे अलग रहेगा, अटेंडेंस कम रहेगा तो बेसिक पे अलग रहेगा, ये भी याद रख लो। तो इसको हम लोग लेते हैं फ्लैट रेट। क्या ले लेते हैं? फ्लैट रेट, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेसिक पे किसी का भी वैरी ना हो, सबका बेसिक पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसलिए क्या ले सकते हैं यहाँ पे? फ्लैट। अब ये पूछेगा कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से। तो क्या डालेंगे यहाँ? बेसिक पे तो मंथ के हिसाब से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंथ के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, अब राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, हटाइए इस कहानी को, बेसिक पे तो बना दिए। अब उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? टीए। क्या बनाते हैं? टीए। ये भी अर्निंग होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी तो अर्निंग ही है एम्प्लॉय के लिए। ये भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। अब ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, टीए ही लिख करके आएगा। और ये जो टीए आएगा, मैं चाह रहा हूँ कि टीए अपने आप कैलकुलेट हो, टीए हमें देने की आवश्यकता ना पड़नी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एज कंप्यूटेड वैल्यू, इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। अब ये किस पे देना है? ऑन करेंट अर्निंग टोटल? नहीं, हम बताएंगे किसके अकॉर्डिंगली देना है आपको। तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे? ऑन अ स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब ये पूछ रहा है कि किस पे डिपेंडेंट होगा, तो बेसिक पे डिपेंडेंट होगा, सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कब से अप्लाई होगा, तो फलाने तारीख से। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट होगा, तो क्या टीए देना है। तो मान लो हम दे रहे हैं कि अगर 4800 का क्या हो, बेसिक पे हो, अप टू, तो परसेंटेज में देना है टीए का वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू डाल देना है, परसेंटेज में देना है। तो परसेंट चूज कर लो, कितना परसेंट देना है? मान है 10%, बहुत कम हो जाएगा। अब अगर 4800 से ज़्यादा का हो और अप टू क्या हो, 5600 का ग्रेड पे हो, तो कितना परसेंट देना है? 80% देना है। और अगर 5600 से ज़्यादा हो और 9600 का ग्रेड पे हो, तो कितना देना है? तो 90% देना है। दैट्स इट। अब और अगर 9600 से भी ज़्यादा हो तो उसको तो उसे 95% देना है। इसको चलो 100% देना है पूरा। तो ये तो बस टीए के लिए भी किया गया। अब उसी तरीके से किसके लिए करेंगे? डीए के लिए। ये भी अर्निंग होगा, फिक्स्ड ही होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। और यहाँ क्या लेंगे? एज कंप्यूटेड वैल्यू। और उसके बाद फिर वही स्पेसिफाइड फार्मूला। अब टीए के अकॉर्डिंगली कि बेसिक पे के अकॉर्डिंगली, मतलब ये जो निकलेगा डीए निकलेगा, वो टीए पे डिपेंडेंट रहेगा कि बेसिक पे? तो क्या बोलेंगे? नो डाउट बेसिक पे डिपेंडेंट होगा। एंड ऑफ लिस्ट। सेम थिंग, 4800 से अगर ज़्यादा हो तो कितना देना है इसमें? मान लो 60% देना है। और 4800 से अगर ज़्यादा हो, क्या हो? 4800 से ज़्यादा हो और 5600 तक हो, तो इसको 70% देना है। अगर इससे भी ज़्यादा है, मतलब 5600 से ज़्यादा है, तो आपको 80% देना है। टीए डीए हो गया। अब चलो HRA फिक्स्ड है। अब उसके बाद यहाँ भी क्या होगा? एज कंप्यूटेड वैल्यू। और उसके बाद स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक पे, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ भी सेम क्राइटेरिया, 50%।
अगर 5600 तक है तो ये 60% दो, और अगर 56 से भी ज़्यादा है तो इसे 70%। तो TADA HRA ये तो चलो सही है, नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देना है? नेक्स्ट उसका TDS कटेगा भी तो, नहीं TDS कटना है तो चलो TDS के लिए लेते हैं। ये अर्निंग होगा कि डिडक्शन होगा, सोच के बताओ तो। हाँ, तो यहाँ हम लोग डिडक्शन चूज करेंगे, और इसमें अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स, क्योंकि TDS किसके अंदर जाएगा? टैक्स के अंदर जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्स लेंगे। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, स्पेसिफाइड फार्मूला ही रहेगा, बेसिक पे ही डिपेंड करेगा, नहीं। और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? एंड ऑफ लिस्ट। और क्या बोलेंगे? अब यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सभी को TDS से भी लगना है, तो क्या डालेंगे यहाँ? 10%। बस इतना ही देता है। ये हो गया। तो TADA HRA और TDS हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देना है। ये जो सेम पैटर्न का है, जुड़ने वाला, वो नहीं देना, अब थोड़ा घटने वाला देना है। तो TDS हो गया घटने वाला एक। और क्या हो सकता है जो डिडक्ट हो? अच्छा, वो एक और दे देते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या होगा? अर्निंग ही होगा ना। अच्छा, ये फिक्स है क्या? ओवर टाइम फिक्स होगा? नो, नेवर, कभी नहीं। ओवर टाइम फिक्स कैसे हो सकता है? वो कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? वेरिएबल लेंगे। और ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा कंपनी के लिए। और कैलकुलेशन टाइप क्या लेंगे यहाँ पे? ऑन प्रोडक्शन। क्या लेंगे? ऑन प्रोडक्शन। यहाँ ना तो यूज़र डिफाइंड लेंगे, या ना ऑन प्रोडक्शन लेंगे। अब पूछेगा क्या? ओवर टाइम के लिए आ गया ऑप्शन यहाँ पे, ओवर टाइम। चलो, अब क्या लेते हैं? लीव। जो छुट्टी लेगा तो उसका पैसा तो कटेगा, नहीं। तो एक लेते हैं क्या? एब्सेंट। एब्सेंट। अब एब्सेंट अर्निंग होगा क्या? नहीं। ये क्या होगा? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन ये टैक्स डिडक्शन नहीं है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को मत चूज कर लेना। ये जो डिडक्शन होगा वो पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। लेकिन टैक्स का जो डिडक्शन होता है उसका पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा कंपनी के लिए, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यस। और ये क्या जाएगा यहाँ पे? गेस करो तो क्या जाएगा? ये ऑन अटेंडेंस। और यहाँ अटेंडेंस में क्या चूज करेंगे? एब्सेंट। अब कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा? डे, क्या मंथ, वीक। तो डे के हिसाब से एब्सेंट लगेगा। तो चलो एब्सेंट के लिए भी बना दिए। अब उसके बाद उसके बाद अब ऐसा है कि एक लीव का भी बनाए थे ना। लीव क्या होगा? लीव अर्निंग देना है कि डिडक्शन करना है? ना, लीव में कहाँ डिडक्ट करना था? नहीं ना करना था, उसको तो पैसा देना था। लीव का तो पैसा देना था। चलो इतना ही रखते हैं, अभी जो दिमाग में आ रहा है इतने पे चलते हैं। तो क्या क्या पे हेड बना? एब्सेंट का, बेसिक पे का, TADA HRA, ओवर टाइम, और TDS वगैरह का, राइट। एक और बना सकते थे जो बहुत कॉमन होता है कंपनीज में, वो पता है क्या? गेस करो तो आप लोग। किसी भी कंपनी में एक और पे हेड बन सकता है कम से कम, ऐसे तो बहुत बन सकता है। हाँ? क्या? अच्छा, बोनस। हाँ, ये भी सही बात है। सैलरी टाइम में मिल नहीं रहा है बोनस।
बोनस का बना सकते हैं या फिर एक रिम्बर्समेंट का बना सकते हैं। रिम्बर्समेंट क्या होता है जानते हो कि नहीं आप लोग? कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के काम के सिलसिले में आपको अपना पैसा लगा करके काम करना होता है। जैसे कहीं आपने ट्रैवल ही किया, तो ट्रैवल किया तो आपको कंपनी पहले पैसा नहीं दे रही है। आप बिल जब दीजिएगा, हाँ, तो उसके बाद वो बिल आपका क्लियर होगा। अब सोचिए इसको क्या बोला जाए, हम पहले पैसा लगा दिए और वही पैसा हमें वापस मिल रहा है। तो जो पैसा हमने कंपनी में लगाया और वो पैसा अगर मुझे वापस मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? रिम्बर्समेंट बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या बना दिया जाए? रिम्बर्समेंट का अगर हम बनाएं तो ये क्या होगा? रिम्बर्समेंट अर्निंग होगा कि डिडक्शन होगा? नो डाउट अर्निंग होगा। अर्निंग ही होगा ना एम्प्लॉय के लिए। नहीं, ये जाएगा किस में? रिम्बर्समेंट में ही जाएगा। किस में जाएगा? रिम्बर्समेंट में ही जाएगा। अब ये फिक्स है कि वेरिएबल होगा? कभी भी रिम्बर्समेंट तो फिक्स होगा नहीं, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल चूज कर लेंगे। और एक कंपनी के लिए क्या होगा? ये कंपनी के लिए हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और ये क्या चूज करेंगे हम यहाँ पे? ये कौन बताएगा कि कितना रिम्बर्समेंट देना है? ये कंप्यूटेड होगा नहीं, फ्लैट रेट होगा नहीं, अटेंडेंस होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं। ये देखो तरीके से ये भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये नहीं किया हूँ अभी, ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। इसीलिए रिम्बर्समेंट हमने एग्जाम्पल लिया। ये यूज़र से पूछेंगे, क्योंकि जो बंदा कहीं ट्रैवल किया है वो ना बताएगा कि कंपनी तय करेगा कि आपका कितना खर्चा है। वो बताएगा कि हाँ इतना खर्चा है। हाँ, कंपनी मैक्सिमम ये करती है कि एक अपर लिमिट देती है कि आपको अगर एक विजिट के लिए हम इतना अलाउ करते हैं, टीए पे इतना आपको डीए पे खर्च करते हैं, तो फाइनल तो बिल देना पड़ेगा एम्प्लॉय को ही। तो यहाँ क्या चूज कर लिया जाए? एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। चलो, टोटल कितना हमारा बन चुका? 5-6 तो पे हेड बन ही चुका होगा, ऐसे काउंट कर लो, 8 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? एम्प्लॉय ग्रुप, फिर एम्प्लॉय। तब हम लोग क्या बनाएंगे? सैलरी डिटेल्स। अभी बना है क्या? नहीं बना है। तो एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप की तरफ चलते हैं, क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में आपको ये बताना होता है कि आपके कंपनी में कितने डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेगा, तो आपको ये बताना होगा। तो एक काम करते हैं, हम 2 डिपार्टमेंट ले लेते हैं, एक HR ले लेते हैं, एक IT ले लेते हैं, और एक एक एम्प्लॉय डाल देते हैं। आप अपनी मर्जी से 2-2, 4-4 जितना है तो आपका होगा एक्चुअल में उतना आप डालिएगा। क्या? तो हम 2 डिपार्टमेंट लेते हैं और हर डिपार्टमेंट में एक एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, या 2-2 एम्प्लॉय ले लेते हैं मैक्सिमम। ये किया जा सकता है। तो एक HR ले लेते हैं हम। सैलरी डिटेल क्या यहाँ डिफाइन करना है? बोलेंगे नहीं, यहाँ डिफाइन नहीं करना है। दूसरा डिपार्टमेंट हम क्या बनाते हैं? तो दूसरा डिपार्टमेंट IT बना लेते हैं। चलिए, अब दोबारा करके आप देखिए यहाँ से, तो टोटल आपके पास कितना ग्रुप बन चुका है? एक HR और एक IT। ऑलराइट, अब जैसे ही हमने ग्रुप बना दिया, कुछ गौर कर रहे हो? सैलरी डिटेल्स पहले क्या था? डिसेबल था, अब क्या हो गया? इनेबल हो गया। हाँ, लेकिन अभी सैलरी डिटेल नहीं बनाना है। इससे पहले हमें क्या बनाना है? एम्प्लॉय बना लेना है। तो एम्प्लॉय के लिए हम लोग आते हैं, क्रिएट करते हैं। अब एम्प्लॉय का नाम बताओ, बोलो बोलो, कुछ भी नाम तो सोचना है। हाँ, बोलना पड़ेगा, और बोलने का बहुत फायदा होता है। कम बोलने वाले को लोग ज़्यादा सोहन राज के नाम से एक बना देते हैं, जैसा कि अस्मिता बताई।
डिस्प्ले यही होना चाहिए ना, एम्प्लॉय के पे स्लिप पे इसका नाम यही आना चाहिए। अंडर क्या जाएगा, मतलब किस डिपार्टमेंट में रहेगा ये बताओ। एचआर में कि आईटी में? हाँ, आईटी में रख देते हैं, और एचआर में ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट को डाल देंगे, सैलरी नेगोशिएट करना है उन लोग के लिए इजी रहता है। अब क्या किया जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब का है इसका ज्वाइनिंग दे दें, 1 का कि 2 का? 1 ही का रहने देते हैं। सैलरी डिटेल अभी डालना है कि नहीं डालना है? अगर यस करेंगे तो बहुत कुछ ही पूछना शुरू कर देगा, बोलेंगे नहीं अभी नहीं करना है। सैलरी डिटेल क्या डालेंगे हम? नो, बाद में डिसाइड करेंगे अभी क्या सैलरी होगा। एम्प्लॉय का नंबर क्या है इसका, तो HE101 ऐसा कोई एम्प्लॉय नंबर डाल दिए। डेजिग्नेशन इसका क्या होगा? नेटवर्क इंजीनियर है ना, इसका डेजिग्नेशन होगा नेटवर्क इंजीनियर। फंक्शन क्या है, अब ये सारी चीज़ बाद में डालते रहेंगे। लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सब चीज़ चलो बाद में डालेंगे, लेकिन ये सब कुछ फिल करके रखना चाहिए। अगर इसका पैन डिटेल नहीं डालेंगे तो बंदे को 20% लग जाएगा सीधा, तो पैन डिटेल भी डाल के रखना चाहिए। अगर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर टीडीएस कितना लग जाएगा? हाँ वो तो जान ही रहे इनवैलिड है, लेकिन एक्सेप्ट तो कर ले। अच्छा, इसको पिक करना तो ये चीज़ बता रहे हैं, AAAPS ना, AAAPS 12 Z 1234A 1234 और सोन के बाद एक क्या डाल देते हैं, मोहित डाल देते हैं। मोहित को भी किस में रख लेते हैं, अंडर क्या जाएगा, आईटी में ही रख लेते हैं मोहित को भी। सैलरी डिटेल नहीं डालना है, HE102 और बाकी कुछ भी नहीं डालते हैं। इसका डेजिग्नेशन क्या डाल देते हैं, डेवलपर, FSD, फुल स्टैक डेवलपर है ये भी सेव कर ली। हाँ, अब किसी गर्ल्स कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं जिसको HR बनाना है ना, 2 HR में रखना है। क्या नाम डाल दिया जाए बोलो? और इसको किस में डाल दिया जाए, IT में डाल दिया जाए। और सैलरी क्या डाल देते हैं, इस गड़बड़ हो जाएगा तब तो। HR अब सही है। एम्प्लॉय का नंबर डाल देते हैं HE103। डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन इसका क्या डाल देते हैं, HR मैनेजर, कंट्रोल A। चलो इतना काफ़ी है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं, 3 एम्प्लॉई हैं। अब क्या बचा, सोचो, हमने सारा एंट्री कर लिया, क्या कुछ, एम्प्लॉय ग्रुप भी बना लिया, एम्प्लॉयज़ बना लिया, यूनिट बना लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना लिया, पे हेड्स बना लिया, लेकिन मेन चीज़ अभी नहीं बनाया, दैट इज़ सैलरी डिटेल्स। बना लिया जाए? जी हाँ बिल्कुल। डिस्प्ले से देख सकते हैं अभी किसी की कोई सैलरी हमने डिफाइन नहीं करी है, किसी का कोई सैलरी डिफाइन नहीं है। अगर हमें डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे, सैलरी डिटेल पे जाएंगे, इसमें डिफाइन पे जाएंगे। अब किसका सैलरी, या तो देखो एक एक करके सबका सैलरी डिफाइन करो, या अगर ग्रुप का सैलरी डिफाइन कर देंगे तो एम्प्लॉय का सैलरी इजीली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में तो कई एम्प्लॉय होंगे। अभी भले ही हम लिखना कम पड़े इसलिए बस 1 या 2 पे काम चला रहे हैं, लेकिन रियल टाइम में 1-2 पे तो काम नहीं चलेगा। तो चलो HR के लिए पहले डिफाइन करते हैं। अब पहले पूछ रहा है कि कब से ये सैलरी वाला हिसाब किताब कब से लगेगा, तो क्या बोलेंगे, 1-5 से लगा देते हैं। क्या 1-5? कंपनी कब से है, 6 से है पक्का? चलिए 1 महीने का तो पैसा बचा दिया। अब पे हेड्स, कौन कौन सा पे हेड होगा इसमें, पहले बेसिक पे होगा। बेसिक पे का क्या रेट रखना है आपको, बेसिक पे का क्या रेट होगा पर डे के हिसाब से।
मान लीजिए कि किसके लिए, एचआर के लिए कर रहे हैं हम लोग। एचआर के लिए मान लिया जाए कि बेसिक पे 700 होगा, 700 पर मंथ। अच्छा, हमने मंथ वहाँ लिए थे क्या बेसिक पे के लिए? हाँ, करेक्ट। तो इसके लिए मान के चलो कि हम लोग ले रहे हैं 25,000 पर मंथ, ठीक है। फिर क्या ले रहे हैं, और टीए ले रहे हैं। टीए अपने आप कैलकुलेट होगा। फिर ले रहे हैं हम लोग टीए, डीए कहीं नहीं लिए हैं। अच्छा, पहले डीए ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टीए, उसके बाद एचआरए, और उसके बाद ओवर टाइम। सब जुड़ने वाला एक साथ रख लेते हैं, अब कटने वाला एक साथ रख लेंगे। ओवर टाइम ये भी जुड़ने वाला है। ओवर टाइम मतलब हर घंटे का कितना देना ओवर टाइम का, तो जितने घंटे ये करता है 100 रुपये हर घंटे का मिलेगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट भी यूज़र डिफाइन होगा, मतलब उस समय डालना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं पूछेगा ये। अब कटने वाला दो चीज़ है, टीडीएस और एब्सेंट। तो पहले टीडीएस ले लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, एब्सेंट लेते हैं। अब एक दिन एब्सेंट अगर करता है तो कितना कटना चाहिए, एक दिन का 1000 कटना चाहिए। हाँ, तो एब्सेंट नहीं करेगा ना फिर। हाँ? ये भी सही बोल रहे हो। कितना, 30 से ना। तो चलो 800 रुपये कट कर लिया जाए। हाँ, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर लें। एचआर के लिए बना दिया, अब आईटी के लिए बना लेते हैं। ये भी कब से अप्लाई होगा, 1/6/24 से अप्लाई होगा। अब ये पूछ रहा है कि नया स्टार्ट करना है कि उसी को कॉपी कर लेना है, तो बोलेंगे नहीं, नया स्टार्ट करना है। तो क्या चूज़ करेंगे, स्टार्ट अ फ्रेश। अब उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे बेसिक पे लेंगे। बेसिक पे कितना रखना है इसका, आईटी वाले का थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और उसके बाद इसका टीए क्या रखा जाए, टीए, एचआरए, ओवर टाइम का इसका कितना दिया जाए, 200 पर आवर्स। और उसके बाद रिम्बर्समेंट, उसके बाद टीडीएस, उसके बाद एब्सेंट का कितना काटा जाए इसका, तो एक दिन का 1000 कट होगा एब्सेंट का इसका। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, 30 दिन 1000 हर दिन के हिसाब से। एंड ऑफ लिस्ट। चलो, अब बाकी एम्प्लॉय का सैलरी हमें डिफाइन करना है। नहीं तो या तो यहाँ जाऊँ मैं, ऑल्टर करूँ, और मोहित, ये सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अब सैलरी डिटेल यहाँ से क्या कर सकते हैं, यस। अब यहाँ जा कर के हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी सैलरी कब से बननी शुरू होगी, 1/6/24 से। अब यहाँ क्या चूज़ करेंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप ले लें या कॉपी फ्रॉम पेरेंट्स वैल्यू। आईटी पेरेंट्स वैल्यू लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये खुद ब खुद उठा लिया, आईटी में यही था ना, क्या, कंट्रोल ए, एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता कि आप सैलरी डिटेल पे जाते और यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसके लिए, हमने अभी मोहित के लिए कर दिया है। एक दूसरा है शोहन राज, इसके लिए नहीं किया है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, मैं दोनों ही तरीके से बता दे रहा हूँ। और यहाँ भी क्या चूज़ करेंगे, कॉपी फ्रॉम पेरेंट्स, तो शोहन राज के लिए भी कर दिया। अब मुझे किसके लिए करना है, ये, हाँ, एचआर वाले के लिए। तो वापस से हम लोग डिफाइन पे जाएंगे, एचआर पे जाएंगे, और यहाँ से 1/6/24 और क्या चूज़ करेंगे, पेरेंट्स वैल्यू। तो ये एचआर से उठा लिया, कंट्रोल ए, सेव कर लो। अब दोबारा आकर के देखो आप कहीं भी, लाइक कि डिस्प्ले, सपोज हम मोहित का देखना चाह रहे हैं,
अब मुझे इसके बाद हमने यहाँ पे सारा काम कर लिया, एक काम और सिर्फ बाकी है, दैट इज वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पे आते हैं और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक नया वाउचर बना लेते हैं। बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। वाउचर का नाम क्या रखते हैं, सैलरी रख लेते हैं। रख सकते हैं, जी हाँ रख सकते हैं। और यहाँ क्या लेंगे, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर क्या होगा, ऑफ कोर्स पेरोल होगा। क्या होगा, पेरोल होगा। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म देना है वो आप डाल दो, बाकी सब एज इट इज छोड़ दो, कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। मैनुअल ओवरराइड कर दो, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करो, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ ना नेम ऑफ क्लास में और यहाँ पे क्या डाल देना है, सैलरी, या जो भी मर्जी वो आप डाल सकते हो। यहाँ किसे एक्सक्लूड करना है तो किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ बताना है कि सैलरी आपको देना कैसे है, सैलरी किस में देना है, कैश में देना है या बैंक से देना है, क्या करना है ये बताइए। चलो कैश में देना है, तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे, कैश। और इसके बाद कंट्रोल ए। अब सारा वाउचर हमारा यहाँ पे क्या हो चुका, सारा काम हम कर चुके हैं। अब मुझे बस एंट्री करके देखनी है। पेरोल इन्फो में जा कर के हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया। एम्प्लॉय ग्रुप का क्या मतलब होता है समझना है पहले। एम्प्लॉय ग्रुप कहने का मतलब डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ कहने का मतलब उस डिपार्टमेंट के वर्कर्स, यूनिट कहने का मतलब उनका काम करने के घंटे या दिन या महीने की गिनती, अटेंडेंस प्रोडक्शन मतलब कि उनका जो सैलरी बनेगा वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, किस आधार पे कैलकुलेट होगा, एब्सेंट पे कटेगा कि जुटेगा, ओवर टाइम पे जुटेगा या कटेगा, ये सारा कुछ आप अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में बताते हैं। पे हेड्स में बताते हैं कि जो सैलरी बनेगा वो सैलरी कौन कौन से मुद्दे पे बनेगा, लाइक बेसिक पे होगा, टीए होगा, डीए होगा, एचआर होगा, ओवर टाइम होगा, ये अलग अलग क्या है कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि उसकी सैलरी बनेगी। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ लिखना होगा, पे हेड्स में। और सैलरी डिटेल में जा कर के हम फिल करते हैं सारे डिटेल्स को। अब इसका लैब देखने का टाइम है ज़रा। तो इसके लिए हम लोग कहाँ आएंगे, पेरोल वाउचर्स पे। पहले कहाँ आना होगा, पेरोल वाउचर्स पे। अब पेरोल वाउचर्स में आने के बाद सबसे पहले मुझे करना क्या है, अटेंडेंस। पहले बंदे का अटेंडेंस ना, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, तब ना सैलरी, कि पहले सैलरी तो अटेंडेंस। अटेंडेंस तो यहाँ क्या चूज़ करेंगे, अटेंडेंस। अब अटेंडेंस किसका बनाना है, मुझे तीनों का बनाना है। चलो मोहित का पहले शुरू करते हैं। तो मोहित एब्सेंट कितना दिन किया है, एब्सेंट कितना दिन, 2 दिन किया है। अच्छा 1 दिन, ठीक। अच्छा मोहित छुट्टी कितना दिन लिया है, हाँ मिलता है। और चलो मान लो छुट्टी नहीं लिया, ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम 10 आवर्स, 10 घंटा ओवर टाइम किया है पूरे महीने में। हाँ तो 2000 बनेगा ना, क्या दिक्कत है। 200 रुपया था ना ओवर टाइम का, 100 ही रुपया था। तो मोहित तो आईटी में था, 200 था। अरे ये सब प्रॉक्सी एंट्री है, इतना क्यों इस पे भावुक होना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग किसके लिए, प्रिया के लिए। और इसमें इसका एब्सेंट क्या है, तो मान लो ये एब्सेंट 3 दिन करिए। और उसके बाद फिर से आ जाते हैं प्रिया, इसका ओवर टाइम क्या है, तो ओवर टाइम ज़्यादा नहीं है, इसका 6 ही घंटे का है। उसके बाद सोहन राज है, सोहन राज एब्सेंट कितना किया है, सोहन राज का एब्सेंट है 5 दिनों का। और सोहन राज ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम भी ये ज़्यादा किया है, ओवर टाइम ये मान लो कि 20 घंटे किया है, कितना 20 आवर्स किया ओवर टाइम। एंड ऑफ लिस्ट ये हुआ अटेंडेंस मेंटेन करने का तरीका। एंड ऑफ लिस्ट ये कर लें, चलिए एक्सेप्ट। तो अटेंडेंस कैसे मेंटेन होता है वो भी सीखा हमने।
अब मुझे इसके हिसाब से क्या करना है, इसकी सैलरी स्लिप तैयार करनी है। जो आखिरी फेज़ में हम लोग आ गए, तो सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ, अब मुझे यहाँ से मूव करना पड़ेगा पेरोल पे। कहाँ, पेरोल पे। अब जब पेरोल पे आ रहे हो तो आपको करना क्या है, सैलरी ना, इसी नाम से ना वाउचर बनाया था हमने, हाँ, वाउचर टाइप लेंगे, सैलरी, क्लास क्या होगा, नो डाउट सैलरी होगा, और इसमें चूज़ करेंगे हम ऑटो फिल का ऑप्शन। क्या चूज़ करेंगे, ऑटो फिल का, तो कंट्रोल, कहीं पेरोल ऑटो फिल है, बस इस पे जाएंगे हम लोग। इसमें क्या चूज़ करेंगे, सैलरी, क्योंकि हमें मैनुअली नहीं डालना है। कब से, 1/6 से लेकर के कहाँ तक, 30/6 तक का। अब 30/6 तो होता ही नहीं है, अब 30/6 नहीं होता है तो थोड़ा तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो 1/7 तक का दे देते, 1/7 तक का, 1 महीने का। किसको देना है, सभी को या पर्टिकुलर किसी ग्रुप को या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का, नहीं, सभी को, सैलरी तो सबको चाहिए। ऑल नेम के हिसाब से कर दो भाई, और एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अभी हम पॉज करते हैं, समझने की कोशिश करो। यहाँ नीचे हम लोग आते हैं, अभी तो फिलहाल के लिए नो कर लेते हैं। टोटल 5 एंट्री क्यों दिखा रहा है ये, अभी कितना एंट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 2-3 एंट्री दिखाई दे रहा है, और टोटल क्या बोल रहा है कि 5 एंट्री और है। हाँ, 5 मोर मतलब 5 और है ना। डेट का ही इशू है, अभी 1 जुलाई है, 2 जुलाई, बेसिक पे तो 30,000 होना चाहिए था सभी का, नहीं, हाँ, इसलिए देगा तो एक कोई पीरियड ले रहे हैं ना, जैसे कि इस महीने का। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। सर फिर आप सैलरी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, हाँ, तो जो हम लोग अटेंडेंस बनाए थे उसका डेट सेट किए थे, अटेंडेंस जो बनाए थे उसका कोई पीरियड था, कोई डेट था। ऐसे हम लोग क्या बोले थे कि एम्प्लॉई का सैलरी किस डेट से कैलकुलेट होगा, 1 जून से ही कैलकुलेट होगा, कि जुलाई से किए थे, 1 जून से बोले थे। ठीक है, तो अगर 1 जून बोले थे, सर बेसिक पे मंथ के हिसाब से मिलेगा, और 1 महीने में 30 दिन, तो 30 दिन का जून में कंप्लीट हो गया, और जुलाई में जुलाई का जो मंथ एंड हुआ तो बेसिक पे तो मंथ के हिसाब से मिलेगा, तो पूरा जुलाई का सैलरी देगा वो। देख लेते हैं। मान लो हम मोहित का देखना चाहते हैं, स्टार्ट यहीं से करें ना, मोहित प्रिया किसी कर ली। सर ये जुलाई में फिर अभी शो कर रहा है उसको। अभी इस महीने पे तो बनाए नहीं हम। अच्छा चलो 1/6 से देखते हैं, 1/6 से 1/7 तक। हाँ,
फिश है। अच्छा छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत। अभी अप्रोप्रिएट डेट नहीं डाल सकते हम लोग। अटेंडेंस भी डाले थे यही वाला ना, 1 जून से 1 जुलाई का। ऐसे रियल टाइम में हम लोग ये काम नहीं करेंगे। रियल टाइम में क्या करेंगे, 1 से 30, 1 से लेके 31 महीने के हिसाब से ही लेना है। लेकिन अभी हम लोग 1 से 1 लेके चल रहे हैं या 2 से 2 लेके चल रहे हैं, क्योंकि एंट्री इन डेट में ही कर सकते हैं। तो ठीक तो है। मोहित का एब्सेंट कितना दिन है, 1 दिन है। ओवर टाइम कितना है, लीव कितना है, नहीं है। प्रिया का क्या है, तो 1 जून से 1 जुलाई तक की कहानी है ये, 1 जून से 1 जुलाई तक। शोहन का क्या है, तो 5 एब्सेंट किया है और 20 इसका क्या है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर है। चलो ये भी सही है। पेरोल वाउचर, अगर वाउचर टाइप पे भी जाओगे, ऑल्टर पे भी जाओगे, तो अगर चाहो तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं। पेरोल पे भी जा करके पेरोल ही रहने देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक यही रहेगा। बस यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं, सैल डाल देता हूँ सैलरी के लिए, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, किससे देना है, कैश में देना है। चलो कैश में देना है, और कोई चेंजेस नहीं करते हैं। वापस से आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, पेरोल वाउचर्स के ऊपर। अब पेरोल वाउचर में अटेंडेंस तो बनाना नहीं मुझे, अटेंडेंस ऑटो फिल भी नहीं करना है, हमें पेरोल पे चलना है। तो आ जाते हैं पेरोल पे, और पेरोल में क्या चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे पेरोल ही चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ क्या चूज़ कर लेंगे, साल। अब हम चाहते हैं कि पेरोल हमें मैनुअली डालना नहीं पड़े। अभी अगर एक तरीका है कि हम यहाँ मोहित के लिए अलग चूज़ करेंगे, अब एब्सेंट वगैरह सब मैनुअली डालें। अब ये तो सही नहीं है, तो पेरोल ऑटो फिल पे चलते हैं हम लोग। और क्लास क्या यूज़ करेंगे, सेल। प्रोसेस फॉर, अगर चाहें तो यहाँ यूज़र डिफाइंड ले सकते हैं, चाहें तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, सैलरी। अब सैलरी यहाँ कब से है, 1/7 से, लेकिन हमें लेना क्या है, 1/6 से। 1/6 से ही था ना, 1/6/24 से 1/7/24 तक सभी का लेना है, या किसी एक का लेकर के पहले देखा जाए, एक का भी ले सकते हैं। या चलो मुझे बस आईटी का लेना है अभी, किसका, आईटी वाले का। एम्प्लॉई नेम एक्सेप्ट, तो सिर्फ किसका अभी बना है सैलरी, आईटी वाले का। वो नहीं डाल सकते ना, इसके साथ इश्यूज है। अच्छा चलो, इसका एक सॉल्यूशन है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हाँ, एक मंथ पीछे का डाल सकते हैं, क्योंकि 31 तक तो लिया नहीं जा सकता। हाँ, जुलाई में तो 31 है, जुलाई का डालते हैं। डिस्प्ले पे आ जाओ, पेरोल रिपोर्ट पे आ जाओ, अटेंडेंस रजिस्टर पे आ जाते हैं। यही वाला था ना एक एंट्री। ये कब बना दें, 1/7 को ना, 1/7 का एंट्री रहेगा, 1 जुलाई 2024 का। चलो बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट टाइम आते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये पेरोल पे आते हैं, पेरोल वाउचर क्या लेंगे यहाँ पे, पेरोल ही लेते हैं, सैल लेंगे, और यहाँ से क्या लिया जाए, ऑटो फिल, और क्या लिया जाए, सैलरी। और अगर यूज़र डिफाइन लेना होगा वो भी ले सकते हैं, सैलरी 1
से सही है, 1 से लेके 31 तक ऑल आइटम्स, ऑल एम्प्लॉयज़ नहीं, चलो सिर्फ आईटी वाले का लेना है, कुछ भी नहीं इसके लिए, क्योंकि अटेंडेंस तो बना ही नहीं है इस डेट में, अटेंडेंस तो बना है उस डेट का, तो सैलरी तो किसके बेसिस पे बनेगा, अटेंडेंस के बेसिस पे बनेगा। एक 7/24 पेरोल ऑटोफिल, हम लोग यहाँ पे सैलरी लेते हैं, और सैलरी कब से कब तक का लेंगे, 1/6/24 से, लेकिन अब दिक्कत यही है कि 1/7 जैसे ही लेंगे तो क्या करेगा ये, 2 महीने की सैलरी कर देगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं, आइए अभी हम लोग वही कर लेते हैं, और पेरोल रिपोर्ट पे आ जाएं, अटेंडेंस रजिस्टर पे आ जाएं। फ़िलहाल ये जो है उसको ऑल्ट डी से हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, अब कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रहा। अब अगर आके देखें हम लोग अटेंडेंस शीट तो कुछ भी है नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर आ करके देखते हैं तो कोई भी अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्रीज नहीं दिखा रहा है, किसी भी महीने का नहीं। अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं पेरोल वाउचर्स पे। अच्छा, एक चीज़ और किया जा सकता है कि एम्प्लॉई का जो सैलरी हम लोग इफेक्टिव डेट जो डाले थे वो क्या डाले थे, जून से ना, अच्छा ठीक है, पहले अटेंडेंस पे ही आ जाते हैं, और उसके बाद अटेंडेंस किसका बनाना है, मोहित का ना, पहले डेट बदल लो, तो डेट क्या लेना है, 31 ले लिया जाए, या मान लो 1/8 ले लेते हैं, 7वें महीने में 31 दिन होता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/8/24, ये करंट डेट हमने लिया 1/8/24, और उसके बाद हम मोहित का हम बनाना शुरू करते हैं। तो मोहित एब्सेंट कितना किया है, एब्सेंट मान लो कि 2 दिन किया है, और फिर मोहित ओवर टाइम कितना किया है, मान लो 10 घंटे किया है। उसके बाद मोहित के बाद है सोहन राज, एब्सेंट कितना किया है, एब्सेंट मान लो ये 3 दिन किया है। सोहन राज ओवर टाइम कितना किया है, मान लो 20 आवर्स किया है। तो उसके बाद प्रिया एब्सेंट कितना, मान लो इसने एब्सेंट 5 डेज किया है, और ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम सपोज ये 30 आवर्स की 30 घंटे, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। ये 1 अगस्त में एंट्री हो रही है ना, एंट्री किस डेट पे हो रहा है, 1 अगस्त। अगर मान लो कि इसी एंट्री को हमें कर देना है 31/7/24, 7 ना कि 8, जुलाई में ही करना है ना मेरे को, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का सेल, जुलाई 7 डाले थे, हाँ बोलो, उस समय 8 डाले, तो अभी भी 8 ही डाले, तो उस समय डाले 31/8 डाले, 1/8 डाले थे ना, तो 1/8 डाले इसलिए थे क्योंकि 1/8 के डेट में हम बना रहे थे अटेंडेंस, हम 31 को ही मान लो अटेंडेंस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, 1 से लेके 31 तक का ही अटेंडेंस हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये बताओ कि जुलाई में 31 दिन होता है ना, यहाँ बस एक ही ब्लीच है, एक एरर ये है कि एंट्री या तो हम 31 में कर सकते हैं, चाहे 1 या 2 में कर सकते हैं, और तीसरा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे सीधी सी बात है, हर महीने का सैलरी देते हैं, तो जून का देना था, जून का नहीं दे रहे हैं, हम जुलाई का दे रहे हैं, जुलाई का अटेंडेंस बन रहा है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का। जून का बनता तो क्या बनता, 1 जून से लेके 30 जून तक का, लेकिन 30 का अनफॉर्चुनेटली एंट्री कर नहीं सकते हैं, ट्रायल मोड में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो अटेंडेंस बन गया इसका। चलो अब इसके बाद क्या करना है, पेरोल पे चलते हैं। क्या लेना है, पेरोल ही ना,
सैलरी। अब यहाँ क्या चूज़ करेंगे हम? ऑटोफिल। क्या चूज़ किया जाए यहाँ पे? सैलरी। कब से कब तक का? 1 से 31 तक एक्सेप्ट कर लिया, कोई इशू नहीं। किसका करना है मुझे? सपोज आईटी वाले का। चलो, अब सही आ रहा है। तो बस डेट का इशू था, बाकी हमारा कहीं कोई एंट्री में गड़बड़ नहीं था। अब 30,000 है, टीए कितना आ गया इसका? अब वो सारा कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा कि सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। टीए कितना दिए थे? 30,000 का कितना परसेंट था? शायद 96 से ऊपर में 100% था ना। इन सारे चीज़ों को जोड़ करके एब्सेंट टीडीएस कटा होगा शायद। टीडीएस काट करके टीडीएस कितना कटा है? 3000। 10% 30,000 का कट गया। हाँ चलिए। ओवर टाइम का कितना कट इसका जुड़ा? ओवर टाइम का कितना घंटा मोहित कितना किया था? 10 घंटे। तो 10 घंटे किया था तो 2000 सही तो जोड़ा है। और एब्सेंट का एक दिन का कितना काटे थे? 1000। तो 2 दिन का कितना कटा है? 2000। अगर लगता है कि कैलकुलेशन सही नहीं किया तो एक कैलकुलेटर ओपन करेंगे, सारा जो कंडीशंस था वो याद होगा ही, उसी कंडीशंस के बेसिस पे इन सबको चेक करेंगे। अब आप मेन चीज़ें जो देखनी है वो मैं बता रहा हूँ। इसको एक्सेप्ट कर ले पहले। हाँ चलो, इसे पहले एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक और एंट्री करते हैं। किसको सैलरी दे दिया जाए? एचआर वाले को भी दे दिया जाए। ये पार्शलिटी क्यों? तो एचआर में तो एक ही है और इसका सैलरी कितना बनेगा? 84,000 रुपये। चलो अच्छा खासा सैलरी बन गया। अब आ जाओ यार, मुझे देखना है इसका पे स्लिप। तो पे स्लिप कैसे देखा जाता है ज़रा इसके ऊपर देखें। तो इसके लिए हमें जाना होगा कहाँ? पेरोल। और यहाँ कहाँ जाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। और इसमें कहाँ जाएंगे? पे स्लिप। कहाँ जाएंगे? पे स्लिप। और पे स्लिप किसका चाहिए? मल्टी या सिंगल? सिंगल। मुझे सिर्फ प्रिया का पे स्लिप देखना है। देखो ऐसा ही कुछ जो कभी किसी का पे स्लिप देखा होगा या जिसका अपना मिला होगा वो शायद कनेक्ट करो, नहीं तो अभी देखिए बाद में तो मिलना ही है। तो पे स्लिप जुलाई का है, ये किसका है? एम्प्लॉय नंबर क्या है? डेजिग्नेशन क्या है? लोकेशन जो भी फिल किया हुआ रहेगा, पर्सनल डिटेल वो आएगा यहाँ पे। एब्सेंट कितना किया है? ये 5 दिन। ओवर टाइम कितना की है? 30 आवर्स। बेसिक पे कितना था इसका? अब ग्रॉस कितना बना है? इतना। टीए इसका कितना है? इतना। और बना है कितना? उतना ही बना है। उसके बाद डीए कितना? इतना बना है। एचआरए कितना बनना चाहिए था इसका? जितना बनना चाहिए था उतना ही बना है। ओवर टाइम कितना बना है? रिम्बर्समेंट इसका कुछ भी नहीं आया है। और टोटल इसका इतना बनना चाहिए और इतना बना है। टीडीएस कितना कटा है इस पे? 2,500 इसका टीडीएस कटा है। और एब्सेंट का कितना कट गया है? इतना। तो टोटल कितना कट गया है इसका? इतना। अब इसमें से आप घटा लो 90,500 से 6,500 को डिडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका टोटल नेट सैलरी क्या बन गया? क्लियर? इस तरीके से इसका ऐसे बनता कितना? ग्रॉस कहने का मतलब कि अगर एक कटता छटता नहीं तो कितना बन जाता? 88 बन जाता, क्योंकि ये तो कटना ही कटना था, ये वाला जुड़ जाता। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो इसका पे स्लिप हो गया। अगर इसी को प्रिंट करना हो, इस एम्प्लॉय को देना है तो क्या करेंगे? प्रिंट करके दे भी सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए कहीं देखना ना, प्रिंट का बटन होगा, है? बस यहाँ से प्रिंट करो और चाहो तो प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट करना है, यस करो, पे स्लिप ये प्रिंट होगा। और किसी को अगर देना है, मान लो डेस्कटॉप पे रख देते हैं, क्या ऐसे। अब ये पीडीएफ के फॉर्मेट में हो गया होगा। अगर तुमको देखना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करो, ये रहा प्रिया का पे स्लिप। नहीं तो चलो कल इस पे तुम लोगों से करवाएंगे लैब।
इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे रियल टाइम, और वो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो सारा डाउट अपने आप क्लियर होगा। देखने से सिर्फ नहीं, करना है इसको।